हेलो दोस्तों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैंने क्लास 10th की मैथ की वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने आपको 4.1 में ये बताया था कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है और कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो द्विघात समीकरण होता है उसमें जो चर राशि का घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जिस समीकरण के चर राशि का घात 2 हो उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आइए आज उसके थोड़ा सा आगे देखते हैं। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। लिखा है कि निम्न स्थितियां जानते हैं, अलग अलग प्रकार की स्थितियां होती है। किसी के साथ गरीबी स्थिति होती है, किसी के साथ अमीरी स्थिति होती है, तो कंडीशन अलग अलग होता है दोस्तों। तो स्थितियों को आप समझ सकते हैं, इसमें भी अलग अलग स्थितियां दी होंगी। लिखा है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। निरूपित का मतलब होता है दर्शाना। निरूपित का मतलब क्या होता है? दर्शाना। और द्विघात का मतलब मैंने बताया था कि वह समीकरण जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर जो चर राशि का किसी समीकरण के चर राशि का घात 2 आता है तो वो द्विघात समीकरण के अंतर्गत आएगा, वरना वो द्विघात समीकरण के अंतर्गत नहीं आएगा। मतलब आप लोग समझ चुके हैं। चलते हैं बोर्ड की तरफ और इस क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए, किसी क्वेश्चन को बताने से पहले एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए क्या है और कैसे है। तो लिखा है एक आयताकार भूखंड। भूखंड का मतलब होता है भूमि के बारे में बता रहा है। भूमि का खंड, खंड का मतलब होता है हिस्सा। ठीक, भू मतलब भूमि, अखंड का मतलब हिस्सा होता है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आयताकार क्या होता है? आयताकार का मतलब ये होता है, आयताकार की परिभाषा ये होती है कि जब किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या है? एक आयत है। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, तो यह एक क्या है? आयत है। ठीक, तो बोला है एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है ये जान जाइए। सबसे पहले ये जानिए, अगर जो मान लीजिए हमारे पास कोई हमसे कह दे कि कोई आयतकार खंड है और हम क्या करते हैं, आयतकार खंड के जो दीवार है आयतकार खंड में हम दीवार के ऊपर ऊपर दौड़ते हैं। कहाँ दौड़ते हैं दोस्तों? हम दीवार के ऊपर ऊपर, मतलब कि हम इस हिस्से पर दौड़ते हैं ऐसे। तो कोई पूछेगा अगर जो आप इस कोने से और यहाँ से इस तरह दौड़ते हुए फिर यहीं पर आ जा रहे हैं तो वो क्या ज्ञात होगा? तो दोस्तों, जब भी हम किसी भी सर्कल पर या हम आयत पे या चतुर्भुज पर किसी भी भुजा पर जब हम दौड़ते हैं तो उस चीज़ का क्या ज्ञात होता है? परिमाप ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है? परिमाप ज्ञात होता है। मगर यही जब हम वृत्त पर दौड़ते हैं दोस्तों तो उसका परिधि ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है? परिधि ज्ञात होता है। और जब हम आयत के इस दीवार पर, मतलब कि जब हम भुजाओं पर जब दौड़ेंगे तो हमें क्या ज्ञात होगा? आयत का परिमाप ज्ञात होगा। और आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। आइए दोस्तों हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है समझिए दोस्तों। भुजा के चारों भुजाओं के अंदर का जितना भाग होता है, जैसे ये जितना आपको ये भाग दिख रहा है भुजाओं के अंदर का, ये सब भाग जो है जहाँ मेरे हाथ जा रहा है दोस्तों, ये सब ये जो एरिया है इसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षेत्रफल कहते हैं। और क्षेत्रफल कितना दिया है? मतलब कि ये 528 मीटर स्क्वायर दिया है। मतलब कि जो इसका ये पूरा ये एरिया है अंदर का, ये भाग जो है ये कितने मीटर का है? 528 मीटर का है, मीटर स्क्वायर का है। अब मीटर स्क्वायर क्यों लगा है इसका भी रीजन है। इसलिए कि जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और लंबाई का भी मात्रक मीटर होता है और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है। तो लंबाई और चौड़ाई का मात्रक जब मीटर मीटर होता है तो दोनों मिलकर मीटर स्क्वायर हो जाते हैं। इसीलिए जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है दोस्तों वो मीटर स्क्वायर होता है। तो आइए देखते हैं, कह रहा है क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में, किसमें कह रहा है? क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो मान लीजिए दोस्तों कि ये जो आयत है ये क्या है दोस्तों? आयत है। तो कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से, तो मान लीजिए ये इसका क्या है? चौड़ाई है। ये इसका क्या है? चौड़ाई है दोस्तों। ये क्या है? इसका चौड़ाई है। और चौड़ाई को हम मान लेते हैं दोस्तों यक्स। क्या मान लेते हैं दोस्तों? यक्स मान लेते हैं। और कह रहा है कि जो लंबाई है, क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो चौड़ाई के किससे दोस्तों?
चौड़ाई के, किससे दोस्तों, चौड़ाई के। बात को ध्यान दीजिए, कह रहा है क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में होनी चाहिए, चलिए कोई बात नहीं है, मीटर में ही रहेगा। चौड़ाई के 2 गुने, जब भी गुने की बात आती है तो हम गुणा करते हैं, गुने की बात आती है तो दोस्तों क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो चौड़ाई लंबाई ये हिस्सा है दोस्तों, तो कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने, 2 गुना हो गया। कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है क्या, लंबाई। तो हमने चौड़ाई का 2 गुना कर दिया और अधिक में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अधिक में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी अधिक की बात करें तो जोड़ते हैं, कम की बात करें तो घटाते हैं, और गुना का बात करें तो गुणा करते हैं। तो आइए अब इसे हम बनाते हैं, हल करते हैं। माना आयतकार भूखंड का चौड़ाई x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। चलिए इसे थोड़ा सा नीचे ऐसे ही लिख लेते हैं। चौड़ाई दोस्तों x मान लेते हैं। तो आयतकार का लंबाई क्या हो जाएगा, भूखंड का कितना है दोस्तों, 2x + 1 हो गया दोस्तों। अब देखिए आयतकार खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है फार्मूला दोस्तों। तो आइए अब कुछ करना नहीं है, इसके बाद केवल आपको रखना है ये बातें, अगर जो आपको समझ में आ गई होंगी तो ये बनाना आपके लिए काफ़ी आसान है, इसलिए कि ये सेम पोर्शन इसी से बना हुआ है। तो देखिए आयतकार का क्षेत्रफल क्या दिया है, हमारे प्रश्न में दिया है क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे रख देंगे 528 मीटर स्क्वायर, और लंबाई क्या है दोस्तों, 2x + 1, तो रख देंगे 2x + 1। और ध्यान दीजिए यहाँ पे बोला था मीटर में, तो इसे हम किस में लिख लेंगे, मीटर में लिख लेंगे, और इसे भी किस में लिख लेंगे, मीटर में। मीटर क्या है, एक प्रकार का मात्रक है जिसके द्वारा वो नापा जाता है, ठीक। और गुणे, और ये चौड़ाई कितना है, x है, तो x लिख लेंगे, और मीटर को हम एक साथ लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों का मीटर मिलेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम चाहते हैं ये 528 हो गया दोस्तों मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा। मैंने बताया था कि जब भी कोई संख्या 2 कोष्ठक में रहे तो उसके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो अब इसका क्या होगा, बारी बारी जो अंदर जो कोष्ठक में ये दोनों संख्या लिखी है तो इनका दोनों में गुणा होगा। किसमें दोस्तों गुणा होगा, दोनों में गुणा होगा। तो देखिए ये एक अचर पद है, सॉरी चर पद है। कैसा पद है दोस्तों, चर पद है, और हमें किसमें गुणा करना है, 2x में। तो ये जानिए चर का गुणा हमेशा चर के ही साथ होता है, अचर के साथ होता है। तो अचर पद को पहले और चर पद को बाद में। तो ये यक्ष है और ये भी यक्ष है, तो यक्ष जो है दोस्तों यह एक सजाती पद है। सजाती पद क्या होता है कि सेम राशि, यक्ष का सजाती यक्ष होता है, यक्ष स्क्वायर का सजाती यक्ष स्क्वायर होता है। तो यक्ष है दोस्तों। तो जब भी हम आधार समान हो दोस्तों, क्या हो, जब भी आधार समान हो दोस्तों, तो ऊपर के जो घात होते हैं, जैसे कि जब घात न दिया हो तो सबका मालिक एक, और जब सबका आधार जब समान होता है दोस्तों तो घात ऊपर के जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यक्ष 1 + 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्ष के पावर 2। तो यहाँ पे जो अचर पद है, अचर पद को पहले लिख लेंगे, और यक्ष का जब हमने गुणा किया तो क्या आया, x² आया दोस्तों। और यहाँ पे देखिए ये प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है दोस्तों। और यहाँ पे ये अचर पद है और ये चर पद। हमने अभी आपको बताया था दोस्तों कि जब भी अचर पद और चर पद का गुणा किया जाता है दोस्तों, तो अचर पद को पहले और चर पद को बाद में। क्या करते हैं दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए, आप लोगों को नहीं सुनाई दिया तो। जब भी हम अचर पद और चर पद का गुणा करते हैं दोस्तों, तो अचर पद को
पहले और चर पद को बाद में। तो चलिए दोस्तों हम इसी तरह लिख लेते हैं, अचर पद को पहले और चर पद को बाद में। और ये मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर ही रहने दीजिए। अब छोड़िए मीटर स्क्वायर को, अब क्या करते हैं, सेवल उसी तरह हल करते हैं। क्या हो जाएगा, इधर देख लीजिए साइड में थोड़ा सा बस आंसर आने वाला है 528। चलिए हम इसको क्या करते हैं, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लेकर चलते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 1x। और एक बात पे ध्यान दीजिए, हमने कहा अभी कि हम पक्ष को अंतर करने वाले हैं, मतलब कि पक्षांतर करने वाले हैं। तो जब भी किसी संख्या का जब हम पक्षांतर करते हैं दोस्तों, तो उसके जो बगल का जो उसका चिन्ह होता है, चिन्ह का क्या होता है, बदलाव हो जाता है। बदलाव में क्या होता है ये भी जान लीजिए, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है दोस्तों। तो आइए हम इसको भी देखते हैं किस चिन्ह के साथ है। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है दोस्तों, तो ये चिन्ह प्लस माना जाता है। और प्लस जब उस साइड जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -528 = 0। इसलिए दोस्तों कि इधर अब कुछ नहीं बचा, इसलिए हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। और आप लोग बताइए दोस्तों, मैं क्या बताऊं, आप लोग बताएंगे कि इस समीकरण में जो चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि इस समीकरण में चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि जब भी किसी समीकरण में चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 होगी तो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो हम इसे किसके रूप में निरूपित कर चुके हैं, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर चुके हैं। और हमारा क्वेश्चन भी हमसे यही मांग रहा था दोस्तों। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक के लिए हम अगले क्वेश्चन को तैयार करते हैं और आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पर आ चुका है। चलिए इसकी भी स्थिति देखते हैं कैसा है। मैंने बताया था कि अलग अलग स्थितियां आपको मिलेंगी, तो आप केवल गरीबी और अमीरी एक स्थिति नहीं होती है, मैथ की भी स्थिति अलग अलग होती है। मतलब कौन सा प्रश्न में कौन सी स्थिति बनाने के लिए कह रहा है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल। सबसे पहले क्रमागत की बात समझे। क्रमागत क्या होता है, क्रमागत का मतलब क्रम, क्रमागत का मतलब क्रम। जैसे आप किसी गिनती को जब लिखते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि 5 के बाद क्या आता है दोस्तों, 6 आता है। 6 के बाद क्या आता है दोस्तों, 7 आता है। और 7 के बाद क्या आता है, 8। अब ये कहेंगे सर आप क्यों 2-2 ही लिखे हैं। तो आपके प्रश्न में क्या मांगा है, 2 ही क्रमागत तो मांगा है, 3 तो मांगा नहीं है। तो जितना मांगे हम उतना ही नहीं रखेंगे। तो बोला है 2 क्रमागत, तो हमने 2 क्रमागत को रख लिया। अब मान लीजिए इसी तरह 8 और 9 रख लीजिए, 9 और 10 रख लीजिए। हमने 2-2 संख्याओं को मान लिया। और इसमें एक बात को नोटिस कीजिए दोस्तों क्रमागत में, कि हम 5 है अगर जो ये, और 5 में हम 5 + 1 कर दें तो 5 और ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आएगा। यहाँ भी ध्यान दीजिए दोस्तों, और जो 6 है और 6 में +1 जोड़ देंगे तो 6 और क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ भी ध्यान दीजिए दोस्तों कि 7 है, 7 में +1 जोड़ देंगे तो 7 और क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब कि जो हम संख्या मानेंगे उसमें एक और जोड़ देंगे तो अगली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, हमें ज्ञात हो जाएगी दोस्तों। तो आइए मानते हैं इसी के आधार पर, जैसे इसे हल करना है तो हम चलिए हल करते हैं। माना दोस्तों, माना पहली क्रमागत संख्या यक्ष है दोस्तों। क्या मान लेते हैं, यक्ष है, इसलिए कि हमें पता नहीं है, इसलिए हम क्या मानते हैं, जब हमें कोई चीज़ पता नहीं रहती है तो हम कोई भी चर राशि को मान लेते हैं। तो हमने क्या मान लिया दोस्तों, यक्ष मान लिया। अब कहेंगे सर बार बार आप एक्स ही मानते हैं। चलो बाबू आप लोगों की खुशी के लिए हम एक बार वाई भी मान लेते हैं। मान लिया दोस्तों। फिर दूसरी क्रमागत संख्या इसी के आधार पर, जैसे ये 5 है और 5 में हमने क्या कर दिया, 1 को जोड़ दिया। हमने 5 माना और 5 में 1 जोड़ दिया तो हमें अगली क्रमागत संख्या ज्ञात हो गई। ठीक उसी प्रकार दूसरी क्रमागत संख्या अगर जो हमें ज्ञात करनी रहेगी तो हम क्या करेंगे, y में +1 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो माना पहली क्रमागत संख्या y है, दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, इसके आधार पर y + 1।
और गुणनफल का मतलब क्या होता है, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब कि इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो प्रश्नानुसार दोस्तों, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार का मतलब होता है जो प्रश्न में दिया हो उसके तहत जो हम कार्य करते हैं उसको कहते हैं दोस्तों प्रश्नानुसार। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रश्नानुसार। इसमें कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो इनका जो गुणन है, गुणन का मतलब y और गुणा कर देंगे y+1 का गुणनफल, फल का मतलब जो प्राप्त होता है, कितना दिया है, 306। और ध्यान दीजिए, जब भी किसी संख्या का हम किसी कोष्ठक में गुणा करते हैं तो बारी बारी सभी संख्याओं में गुणा किया जाता है, बारी बारी सभी संख्याओं में क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये y है और ये भी क्या है, y है। और सबसे पहले चिन्ह का ध्यान देते हैं, इसके आगे चिन्ह कौन सा है, प्लस है, और इसके भी आगे कौन सा है, प्लस। तो प्लस प्लस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। तो अब y का हमें y में गुणा करना, तो हमें आपको बताए थे दोस्तों कि जब भी हम चर राशि समान हो तो जो उसके ऊपर के घात होते हैं, जो घात के रूप में होते हैं, जैसे कि y यहाँ पर भी है और y यहाँ पर भी है, और दोनों का घात क्या है दोस्तों, 1 है। इसलिए कि दोनों पे जब घात नहीं लिखा है तो सबका मालिक 1, तो ऊपर के घात क्या होंगे, जुट जाएंगे। इसलिए क्यों जुट रहे हैं दोस्तों, इसलिए कि घातांक के नियमानुसार जब हमारा आधार समान हो तो ऊपर के घात क्या होते हैं दोस्तों, जुट जाते हैं। तो y का जब y में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। और इसके आगे भी प्लस है और इसके भी आगे प्लस है, तो प्लस 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 होता है। और ये कैसा पद है, अचर पद है, और ये कैसा पद है दोस्तों, चर पद है। और मैं हर एक क्वेश्चन में आपको बताता हूँ जिसको, ऐसी स्थिति में दोस्तों हम क्या करते हैं कि जब चर पद और अचर पद का जब हम गुणा करते हैं दोस्तों, तो अचर पद को पहले दोस्तों और चर पद को बाद में। मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, फिर भी दोस्तों आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और गलतियां कर देते हैं। तो ऐसी गलतियों से बचे, वरना मैथ सीखने में बहुत परेशानियां होंगी आपको। तो अचर पद को पहले और चर पद को बाद में। अब हमने गुणा कर लिया, बराबर क्या लिखा है, 306। तो 306 देखिए, मुख से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर कितना लिखा है दोस्तों, 306। अब देखिए हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर मतलब कि पक्ष का अंतर, इस संख्या को हम इधर लाएंगे। तो हम आपको बार बार बताते हैं दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में जब ऐसी स्थिति आती है तो हम आपको बताते हैं कि जब भी किसी संख्या का पक्ष का अंतर होता है तो उसके चिन्ह में बदलाव होता है। क्या होता है दोस्तों, बदलाव होता है। क्या बदलाव होता है ये भी जान लीजिए, प्लस का माइनस हो जाता है दोस्तों और माइनस का प्लस हो जाता है। तो जैसी स्थिति रहती है उसी हिसाब से हम कार्य करते हैं। यहाँ पे इसकी स्थिति क्या है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह माना जाता है, और जैसे ही अपने पक्ष को छोड़कर आएगा इस पक्ष में तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस है तो माइनस हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। तो ये -306 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। और मैं ये नहीं बताऊंगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे, इसलिए कि मैंने 4.1 के इंट्रोडक्शन चैप्टर में बता दिया था कि द्विघात समीकरण का पहचान क्या होता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं इस समीकरण की सबसे बड़ी घात क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों, इस समीकरण के चर राशि का घात क्या है दोस्तों। देखिए इस समीकरण में चर राशि जो है y है, और इसकी समीकरण में सबसे बड़ी घात जो है चर राशि वो क्या है, 2 है। तो जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात, जिस समीकरण में चर राशि की जो सबसे बड़ी घात 2 होती है दोस्तों, तो वो क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। और हमारे क्वेश्चन में भी हमसे यही कहा था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। केवल क्या करना है दोस्तों, दर्शाना है द्विघात समीकरण के रूप में। तो हमने इसे भी द्विघात समीकरण के रूप में दर्शा दिया दोस्तों। आप लोग इसका आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन को हम अभी देखेंगे। चलिए दोस्तों, आपके सामने एक अलग स्थिति आ चुकी है। मैंने बताया था इसमें अलग अलग आपको स्थितियां देखने को मिलेंगी, और ये आपके पास एक नई स्थिति है। तो स्थिति का मतलब केवल वही मत समझिए जो हमने आपको बताया था। स्थिति हमने इसके बारे में बात किया था, वो तो केवल आपको एग्जाम्पल के लिए था, फॉर एग्जाम्पल आपके लिए था वो। आइए देखते हैं दोस्तों, आपके सामने ये कैसी स्थिति है, बहुत मस्त स्थिति है। एक माँ और एक बेटे की स्थिति है। तो चलिए देखते हैं कैसी स्थिति है। कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्या कह रहा है,
जो रोहन है और उसकी माँ है, रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है, 26 है। तो मान लीजिए अगर जो रोहन x रहेगा तो उसकी माँ कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, x प्लस 26 हो जाएगी। रोहन अगर जो दोस्तों यक्ष है तो उसकी माँ कितने की हो जाएगी, 26 की हो जाएगी। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर जो रोहन मान लीजिए x साल का है तो उसकी माँ क्या हो जाएगी, x प्लस 26। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आता है तो इस तरह समझिए। मान लीजिए रोहन की आयु 5 वर्ष है तो उसकी माँ कितने की हो जाएगी, 5 प्लस 26 कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 वर्ष। उसकी मम्मी कितनी की हो जाएंगी, 31 वर्ष की हो जाएंगी। दोस्तों कह रहा है इनके आयु का गुणनफल, मतलब कि इन दोनों का गुणनफल अब से 3 वर्ष। ओहो, इसमें ये भी ला दिया है। चलिए कंडीशन के हिसाब से देखते हैं। कह रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो इनका जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात कितना दोस्तों, 3 वर्ष पश्चात का मतलब क्या होता है कि बाद में। और जब भी पश्चात शब्द की बात आती है तो मैंने आपको बताया था 3 पॉइंट में कि जब पश्चात की बात आए या बाद की बात आए तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और जब भी पूर्व और पहले की बात की जाए, पूर्व और पहले की जब बात की जाए तो हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पश्चात की बात बोल रहा है तो हम रोहन के आयु में भी 3 जोड़ देंगे और उसके माँ के भी आयु में 3 जोड़ देंगे। तो आइए अब इसका हम हल करते हैं प्रश्न के अनुसार। हम मानते हैं कि माना रोहन की वर्तमान आयु क्या मानते हैं दोस्तों, वर्तमान का आयु का मतलब होता है जो चल रहा है, जो क्या हो रहा है, चल। जैसे कि मैं इस समय 15 साल का हूँ तो मेरी वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, 15 साल है। जैसे कि कोई भी बच्चा अगर जो 16 साल का है तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, 16 साल होगी। तो अगर जो हमें रोहन की आयु नहीं पता है दोस्तों तो हमने उसकी वर्तमान आयु क्या मान लिया, यक्ष, मतलब इसका क्या चल रहा है, एक्स चल रहा है वर्तमान आयु। जैसे पूर्व बोलेगा तो हम वर्तमान में से घटा देंगे, जैसे बाद बोलेगा तो वर्तमान में हम क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो देखिए हमने रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और दोस्तों उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26 हो जाएगी। इसलिए कि रोहन से कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। अब 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है तो प्रश्नानुसार बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये यक्ष है तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा रोहन की आयु। और बोला है इनके आयु का गुणनफल, तो दोनों का क्या गुणा करना है हमें। और इसके माँ में भी क्या जोड़ देंगे, 3 वर्ष पश्चात, तो इसमें भी क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। अब गुणनफल कितना दिया है दोस्तों, 360। गुणनफल कितना हो जाएगा, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 की हो जाएगी। इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा दोस्तों, 360 हो जाएगा। तो देखिए हमने दोनों का गुणनफल कर लिया और कितना हो गया, 360। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 26 में 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 हो जाएगा बराबर 360। अब देखिए जब भी 2 कोष्टकों में संख्या दी हो और बीच में कोई चिन्ह न दिया हो दोस्तों तो मैं आपको बार बार ध्यान देने के लिए कहता हूँ, किसका चिन्ह माना जाता है दोस्तों, गुणा का। किसका चिन्ह माना जाता है दोस्तों, गुणा का। तो क्या करते हैं दोस्तों, तो गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे किया जाता है, पहली संख्या को पकड़कर पहले दोनों में कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए कर लेते हैं। तो यक्ष का जब यक्ष में गुणा करेंगे दोस्तों, तो अभी हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जब भी समान चर राशि हो तो ऊपर के घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 1 1 कितने हो जाएंगे, 2। और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और इसके भी आगे प्लस का चिन्ह और इसके भी आगे प्लस का चिन्ह, तो प्लस लगाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये चर पद है और ये अचर पद है। हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताया था कि जब हम चर और अचर का गुणा करते हैं तो अचर पद को पहले और चर पद को बाद में लिखते हैं। तो क्या करेंगे, प्लस प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा 29 और ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा।
हमने इसका तो इन दोनों में गुणा कर लिया, ठीक उसी प्रकार अब इसका भी करना पड़ता है दोस्तों हम लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा, अचर पद और चर पद का गुणा करना है तो प्लस 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 होगा, और अचर पद का गुणा चर पद में करना है तो अचर पद को पहले और चर पद को बाद में। अब देखिए दोस्तों प्लस 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 होता है, और 29 का गुणा 3 में करना है। जिन भाइयों को नहीं आता होगा वो साइड में कर लेंगे, वरना जिनको आता होगा इस तरीके से कर सकते हैं। 9 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे, 27 को 7 हो जाएगा। कैरी आपके पास 2 बच्चे का मतलब कि हिंदी में कहेंगे तो हासिल, हिंदी में कहेंगे दोस्तों तो हासिल, क्या कहेंगे दोस्तों, हासिल कहेंगे। हासिल आपके पास 2 है दोस्तों, और 3 दूना के 6, 6 दू क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों 8 हो जाता है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 3 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे 27 होगा, 27 को 7 हासिल आपके पास 2 हो जाएगा, और 3 दूना के 6, 6 2 8। देखिए मैथ में क्या है, थोड़ा सा गलती से पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए जो भी कार्य करें वो धैर्य पूर्वक करें, धैर्यता से करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, हमारे क्वेश्चन में गलतियां नहीं होंगी। और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 360। अब क्या करेंगे दोस्तों, पक्षांतर कर लेंगे, और सजाती पद के साथ जुटेगा और घटेगा। इसके आगे कौन सा चिन्ह है दोस्तों, प्लस, और इसके आगे भी प्लस। तो ध्यान दीजिएगा, जोड़ने में चर राशियां नहीं जुड़ती हैं, अचर राशियों को जोड़ा जाता है। तो 29 में हम 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32 x हो जाएगा, 87 हो गया दोस्तों। और ये प्लस में है, जब पक्षांतर होगा, पक्ष का क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी पक्ष एक संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जा रहा है। तो हमने आपको बार बार बता रहे हैं दोस्तों कि जब भी कोई संख्या एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है उसके चिन्ह में बदलाव हो जाता है, और बदलाव में क्या होता है दोस्तों, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में चेंज होता है। तो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 हो गया दोस्तों। आइए इसको इधर देख लेते हैं, इसलिए कि शायद कैमरे में नजर ना आए तो काफी परेशानियां होंगी। कहेंगे सर आपने बता दिया हमें नजर भी नहीं आया, तो चलिए ऐसा गलतियां ना हो, चलिए इसको देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x है तो 32x, और इसको जब हम घटाएंगे तो ध्यान दीजिए 10 में से 7 जाए क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। 10 में से सबसे पहले ध्यान दीजिए प्लस माइनस बड़ा कौन है 360, 360 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। 10 में से 7 जाए 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जब 5, 15 में से 8 जाए 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2। अगर जो जिनको ये घटाना न समझ में आया हो तो इस तरीके से भी घटा सकते हैं, 360 माइनस 87 घटा लीजिए। 10 में से 7 जाए 3 हो जाएगा, 15 बचेगा, 15 में से 8 जाए 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब देखिए इस समीकरण में चर राशि का घात क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी घात क्या है 2 है। और मैं बताया था आपको दोस्तों इंट्रोडक्शन के चैप्टर का, जो मेरा इंट्रोडक्शन का नहीं देखा होगा वीडियो 4.1 का, जाकर एक बार देख लेगा। हमने बताया था उस वीडियो में कि जब भी किसी समीकरण के चर राशि की जो सबसे बड़ी घात 2 तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। और आप लोग इसे देखकर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। और ये द्विघात समीकरण इसलिए है दोस्तों कि इसमें चर राशि का सबसे बड़ी घात क्या है 2 है। और हमारे प्रश्न में भी यही पूछा था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में क्या कीजिए, निरूपित कीजिए, और इसे हमने दर्शा दिया है दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आपके सामने एक नई स्थिति आ चुकी है। अब देखिए हमारी स्थितियों का मतलब आपको अब शायद समझ में आ गया होगा मैंने किस स्थिति के बारे में बात किया था। अलग अलग क्वेश्चन आपको अलग अलग स्थितियां दिखा रही हैं दोस्तों। तो आइए इस स्थिति को भी देखते हैं। ये भी स्थिति कठिन नहीं है। मैंने क्या कहा अभी आपसे दोस्तों, मैंने यही कहा कि मैथ को सवाल को सर कभी भी दोस्तों धैर्यपूर्वक हल करना। अगर जो आप मैथ के सवाल में धैर्यता खो देते हैं तो समझ जाइए कि आपको जो मैथ का सवाल है वो गलत होना ज़्यादातर हो सकता है गलत। ये नहीं कह रहा हूँ गलत ही होगा, हो सकता है गलत, इसलिए कि जल्दीबाजी में कोई भी काम सही नहीं होता। तो आइए दोस्तों चलते हैं, हम अपनी स्थितियों को देखते हैं कैसा स्थिति है अपने सामने। तो देखिए गजब की स्थिति है हमारे पास। इस पर ट्रेन व्रेन चलाना है हम लोगों को, ठीक ना। तो आइए ट्रेन ही चला लेते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, सबसे पहले देखिए हमें दूरी ज्ञात है, कितनी दूरी जाना है 480 किलोमीटर। ये तो बहुत ज़्यादा दूर है यार, मुझे तो लग रहा है मुझे ये करीब लखनऊ पहुंचा देगा मऊ जिले से। चलिए
375 किलोमीटर की दूरी है लखनऊ की, और उससे मान लीजिए 25 किलोमीटर आगे कितना किलोमीटर हो जाएगा, 400 किलोमीटर हो जाएगा। मगर ये तो उससे भी दूर है, कितना है, 480। तो मान लीजिए इसी तरह, तो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल, चाल इसका क्या है, समान है, मतलब कि हम माना दोस्तों, चलिए हल करते हैं। माना दोस्तों रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेते हैं, यक्स। मात्रक क्या होता है चाल का, मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड होता है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। यदि इसकी चाल में कितना कम कर दिया जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है, परंतु ये दिया किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे भी हमें किस में मानना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में दोस्तों। तो कह रहा है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल इतना है और दूरी कितना दिया है दोस्तों, दूरी दिया है 480 किलोमीटर। तो दोस्तों समय को भी हम मान लेते हैं, समय क्या हो जाएगा दोस्तों, y मान लेते हैं। चलिए, तो एक दूरी का फार्मूला आता है, जैसे कि चाल दूरी समय के एक संबंधित फार्मूला आता है फिजिक्स में। तो चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय। क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो समय गुणे चाल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी। तो समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, दूरी बटा चाल। क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी बटा चाल। तो देखिए दोस्तों, समय हमारे पास क्या है, y है, तो समय के जगह y रख देंगे। और दूरी क्या है दोस्तों, आप लोगों को प्रश्न में दिख रहा होगा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी। दूरी कितना है दोस्तों, 480 है। तो दूरी की जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों, 480। तो थोड़ा बता दीजिए आप लोग दोस्तों, तो चाल की जगह पे क्या रखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि चाल की जगह हमने क्या माना है, कि माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, यक्स। तो क्या रख देंगे दोस्तों, यक्स रख देंगे। क्या रख देंगे दोस्तों, यक्स रख देंगे। फिर इसी फार्मूले से कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, क्या होती दोस्तों, कम होती, तो दूरी तो वही रहेगा दोस्तों, दूरी में कोई बदलाव नहीं होगा, 480 रहेगा। और कह रहा है जो चाल है, चाल हमारा यक्स है, और कम की बात करेगा दोस्तों तो क्या करेंगे, घटा देंगे। और अधिक की बात करता है तो क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। और जिसमें कहेगा उसी में जोड़ते घटाते हैं। तो किसमें कह रहा है, ये चाल में कह रहा है। किसमें कह रहा है, चाल में कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। तो चाल हमारा यक्स है, तो यक्स में ना कम करेंगे दोस्तों। तो यक्स में हम क्या कर देंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है इसकी चाल में, जिसमें कहेगा उसी में कम करेंगे। कह रहा है इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो हमने क्या कर दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या कर दिया, कम कर दिया दोस्तों उसके चाल में से। तो कह रहा है तो वह उसी दूरी को, किस दूरी को, जो दूरी पहले ही दिया है। कितना दिया दोस्तों, 480। तो 480 हो गई दूरी। तो दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता है। समय में क्या करा दोस्तों, 3 घंटा अधिक लेता है। तो ये समय में क्या हो जाएगा, y + 3। क्या हो जाएगा दोस्तों, समय में 3 घंटा अधिक लेता है। तो अधिक में क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं। अधिक में क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्नानुसार तो फार्मूले के हिसाब से पहला समीकरण क्या बनेगा, और y बराबर, फार्मूला लिख लेते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल।
तो समय क्या है y है और दूरी क्या है 480 किलोमीटर और चाल क्या है दोस्तों x है। समीकरण नंबर 1 हो गया दोस्तों। अब थोड़ा सा और समीकरण नंबर 2 भी बनाते हैं। कह रहा है यदि इसकी चाल में उसी दूरी को, तो फिर फार्मूला लिख लीजिए, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो कह रहा है उसी दूरी को तय करने में, तो दूरी कितना है दोस्तों 480 है, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो समय में क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे दोस्तों, और कह रहा है इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो जब भी देखिए दोस्तों, जब भी कम की बात करें तो जिसमें से कम कहे उसमें से घटा देते हैं, अधिक की बात करें तो जिसमें से अधिक कहता है उसमें हम जोड़ देते हैं। तो इस प्रश्न की स्थिति क्या कर रही है कि चाल में, किसमें वो चाल में, तो चाल में दोस्तों कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने के लिए, तो चाल में हम 8 को क्या करते हैं घटा देते हैं। समीकरण नंबर दोस्तों 2 हो गया। आप लोग इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, हम थोड़ा सा इरेज करेंगे फिर उसके बाद बताते हैं दोस्तों आपको। चलिए दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करते हैं। हमने चैप्टर 3.1 या 3.2 3.4 में भी हमने आपको यही सब सिखाया कि कैसे समीकरणों को हल किया जाता है। जो हमारा वीडियो नहीं देखा होगा जाकर हमारे चैनल में हमारे वीडियो को देख सकता है। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पे हमें किसी एक का वैल्यू निकालते हैं, किसी का मान एक के पदों में व्यक्त करते हैं। तो हमने y का मान x के पदों में व्यक्त किया है, तो जब हमें y यहाँ से पहले ही ज्ञात है तो डायरेक्ट क्या करेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है दोस्तों एक बार पढ़ दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो लिखा है y + 3 बराबर 480 अपान बटे x - 8, और y की वैल्यू क्या है आपके समीकरण 1 में देख लीजिए। y के जगह पे क्या है 480 बटे में x, तो y के जगह पे क्या लिख देंगे 480 बटे में x + 3 बराबर ये क्या हो जाएगा 480 बटे में x - 8। अब पक्षांतर करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम इसको चाहते हैं कि उधर लेकर चला जाए, या चले उधर ही लेकर चलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, अब इसको इधर हम ले जाएंगे तो पक्षांतर करने की क्रिया हो रही है, तो इसके आगे प्लस है। तो हमने आपको बताते हैं दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ कि जब भी कोई संख्या एक साइड से दूसरे साइड जाती है उसके चिन्ह में बदलाव होता है। यहाँ पे प्लस है दोस्तों, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 3 प्लस में तो प्लस में ही रहने दीजिए। 480 बटे में क्या लिखा है x - 8, और ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 480 बटे में x। अब देखिए ये फ्रैक्शन भिन्न के रूप में है, किसके रूप में है दोस्तों भिन्न के रूप में है। तो भिन्न के रूप में हम क्या लेते हैं दोस्तों एलसीएम लेते हैं। और यहाँ पे देखिए आप लोगों ने अंकगणित में केवल अंकों का ही आप लोगों ने एलसीएम सीखा होगा। आज हम आपको बताते हैं कि बीजगणित में एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा बातों को। देखिए दोनों राशियां मिल रही हैं दोस्तों, नहीं मिल रही हैं। कैसे नहीं मिल रही है, इसलिए कि ये x - 8 है और ये x है। तो जब दो चर राशियां जब नहीं मिलती हैं तो दोनों को ही एलसीएम में लिया जाता है। दोनों को ही एलसीएम में क्या किया जाता है लिया जाता है। चलिए ले लेते हैं दोनों को, और सेम प्रक्रिया वही सारी चीजें होती हैं। इस संख्या से हर से हम एलसीएम में भाग देते हैं और इसमें भी हर से एलसीएम में भाग देते हैं, और जितना बचता है उससे गुणा कर देते हैं। तो x - 8 से हम इसमें भाग देंगे तो x - 8 कट जाएगा तो क्या बचेगा x। तो इसमें क्या हो जाएगा x का गुणा हो जाएगा दोस्तों, माइनस है तो माइनस, ये 480 है तो 480, x से x कट जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा x - 8। क्या बचेगा दोस्तों x - 8। सेम अंकगणित वाला ही नियम है, हम क्या करते हैं हर से एलसीएम में भाग देते हैं और जितनी बचता है उससे हम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो x - 8 से हमने भाग दिया तो x - 8 कट गया, x बचा तो x का हमने गुणा कर दिया।
यक्स से यक्स कट गया दोस्तों, तो x माइनस 8 से हमने क्या कर दिया, ऊपर वाले में गुणा कर दिया। देखिए 3 है तो हमने 3 लिख लिया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 480x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और ये कैसा पद है, अचर पद है और ये चर पद है। तो अचर पद का गुणा चर पद में करते हैं तो क्या आता है, अचर पद पहले और चर पद बाद में, माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए 8 का इसमें गुणा करना है तो गुणा आप ऐसे भी कर सकते हैं। 8 जीरो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। 8 का 8 में पढ़ा रहेंगे 64 होगा, 64 को 4, कैरी क्या बचेगा 6। मतलब कैरी का मतलब हिंदी क्या होता है, हासिल। क्या होता है दोस्तों, हासिल होता है। और ये क्या हो जाएगा, 8 चौक को 32, 32 6 38, क्या हो जाएगा दोस्तों, 38 हो जाएगा। और बटे में क्या है दोस्तों, x माइनस इसका भी चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यक्स का यक्स में करेंगे तो ये सेम चर राशियां हैं तो घात क्या होगा, जुटेगा। एक घात कितने हो जाएंगे, 2 घात। और ये माइनस इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा, अचर पद पहले और चर पद बाद में। चलिए इसे भी इरेज कर लेते हैं। और ऐसे कंडीशन में अपन 1 कर लीजिए और यहाँ पे त्रियक का गुणा कर लीजिए। और त्रियक का गुणा करने के बाद एक बार देख लीजिए कि ये क्या है, ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है। इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, बचेगा 3/1 और ये क्या बचेगा 3840, मतलब 3840 और x स्क्वायर माइनस 8x। त्रियक का गुणा करेंगे दोस्तों तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो ये 3 कोष्टक में गुणे बना लीजिए, x स्क्वायर माइनस 8x। और ये क्या हो जाएगा 1 गुणे 3840 हो गया दोस्तों। तो गुणा कर लीजिए, इसके आगे 1 मानते हैं और 1 नहीं भी मानते हैं तो ये जानिए ये कैसा पद है, अचर पद है। और गुणा किस में करना है, चर पद में। तो अचर पद पहले और चर पद बाद में। ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस होगा 8 तरीके क्या हो जाएगा दोस्तों 24x। और ये क्या होगा, एक में किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो उतना ही आता है दोस्तों। और ये प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा दोस्तों। और एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिए कि इस समीकरण में चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या है दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या होगा इसकी घात। तो चलिए, अगर जो आपको नहीं पता है, बहुत बच्चे अलग अलग प्रकार के आंसर दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। इसमें देखिए समीकरण में चर राशि का घात क्या है, 2 है। सबसे बड़ी घात क्या है, चर राशि का घात 2 है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। निम्न दी स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। और ये भी किसमें निरूपित हो गया, द्विघात समीकरण में हो गया। ये चैप्टर जो है क्लास 10th का 4.1 दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगर जो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग केवल एक बच्चा 3 को शेयर करेगा तो काफ़ी मात्रा में बच्चे पढ़ सकेंगे और मैथ को सीख सकेंगे दोस्तों। अब आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में इसी तैयारी के साथ दोस्तों आप लोग भी लगन से पढ़िए और हम भी आपको लगन से पढ़ाएंगे दोस्तों।